बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हम सब की ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रही, मैं बंगलों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ज़िंदगी में सेहत की तरफ जाने की बात और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी की बात। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ का एलिमेंट लेके आना चाहते हैं और कुछ करें या ना करें, सुबह की वॉक, जिसको हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। पिछले काफ़ी अरसे से जिससे भी मुलाकात होती है सब कहते हैं, हाय जुगन तुमने वेट कैसे कम कर लिया, हाय तुम इतनी पतली कैसे हो गई। देखिए, सबसे पहले तो कल भी यही बात हुई, आज भी मैं यही बात कहूँगी, कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई ऐसी गोली या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप खा लेंगे या पी लेंगे और आप एकदम से पतले हो जाएंगे। जिस तरह से वज़न चढ़ता है उसी तरह वज़न उतारने में भी कुछ वक्त लगता है, और उसके लिए अगर आपने एक अच्छा एफर्ट करना है जिससे आपकी ऑल राउंड ज़िंदगी जो है वो बड़ी पॉजिटिव और हेल्दी हो जाएगी, तो उसका एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है सुबह की वॉक। सुबह उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद वॉक पे जाएं, वापस आएँ, ब्रेकफास्ट करें, बच्चों को तैयार करें, जो भी आपकी डेली की मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने फजर के बाद सोना नहीं है, आप उसके बाद वॉक पे निकल जाएं। सीरियसली व्यूअर्स, पहले तो मौसम ऐसा था कि जब मैं कहती भी थी तो मुझे होता था कि व्यूअर्स कहेंगे कि भाई इतनी गर्मी में कौन वॉक पे जाए, लेकिन अब मौसम पहले की बनिस्बत बहुत बेहतर हो गया और सुबह हर रोज़ बिटवीन 5:30 एंड 6:30 मैं वॉक पे जाती हूँ, घर आती हूँ, बच्चों को जगाती हूँ, उनको स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं, मैं साथ साथ अपना कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बच्चों को नाश्ता करा के उनको स्कूल रवाना करती हूँ और मॉर्निंग शो के लिए तैयार होकर यहाँ पे आ जाती हूँ। ओके, 1 घंटा नींद ज़रूर कम हुई है, लेकिन उसके रिजल्ट में मैंने 1 घंटा ज़रा जल्दी सोना शुरू कर दिया है। देखिए व्यूअर्स, मुझे पता है कि जब एक दफ़ा दिन शुरू हो जाता है ना, तो फिर ऐसा चल सिलसिला चलता है कि फिर इंसान के पास टाइम ही नहीं होता कुछ और करने का। अगर हम सुबह के वक्त अपनी एक्सरसाइज का टाइम बना लें, आप डेली सुबह उठ के वॉक कर लें, एक दिन योगा कर लिया, एक दिन वॉक कर लिया, कुछ ऐसा सिलसिला बनाएं घर पे या घर के बाहर या घर के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ पे। मैं भी अपने घर के बाहर ही व्यूअर्स वॉक करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पार्क जाना, वो 10-15 मिनट का रास्ता, फिर 10-15 मिनट वापसी, ये वो टाइम किसी के पास भी इतना नहीं होता। सुबह के वक्त मैं अपने डॉग्स को वॉक पे ले जाती हूँ, वो भी टाइम निकल जाता है, उनका भी उनकी तरफ की जो ड्यूटी है वो भी पूरी हो जाती है। सो व्यूअर्स, सुबह की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ वेट लूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि वेट लूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू को तो बिल्कुल ही साइड पे कर दें। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, जो लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं उनके लिए सुबह का ये वक्त बहुत ही अच्छा होता है। और बाय द वे, जो लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा एजिटेशन से सफ़र करते हैं, अगर वो सुबह उठ के नंगे पाँव घास पे चलें तो उससे भी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है बेहतर हो जाती है और आपके अंदर की बहुत सी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाती है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं जनरल आपके साथ कोई इधर उधर की बात नहीं कर रही। सो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी हैप्पी लाइफ को गुजारें तो ये एक चीज़ तो ज़िंदगी में ऐड कर लेना, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपका दिन अच्छा गुजरेगा। व्यूअर्स, सीरियसली सुबह उठ के वॉक करना, सुबह उठ के रनिंग करना या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स खुल जाते हैं, आपकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है और आप बहुत अच्छे अंदाज से अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। डेली इस चीज़ को अपना मामूल बनाएं। अच्छा, फैसल और मैं साथ जाते हैं सुबह वॉक पे, वो अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो फिर अकेले चले जाते हैं, मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मैं जहाँ पे भी होती हूँ वहाँ पे चली जाती हूँ। इस रूटीन से मैं नहीं हटती, क्योंकि व्यूअर्स अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि हमने अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना है। देखिए, सांस हम हर रोज़ लेते हैं, हमें ऑक्सीजन की हर रोज़ ज़रूरत है, पानी की हर रोज़ ज़रूरत है, खाने की हर रोज़ ज़रूरत है, नींद की भी हर रोज़ ज़रूरत है। जब इन चीज़ों की हर रोज़ ज़रूरत है तो एक्टिव रहना भी हमारे जिस्म की एक ज़रूरत है जिसको हम पूरा नहीं करते। लोगों का वज़न क्यों बढ़ता चला जा रहा है, लोग इतने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ क्यों जा रहे हैं? आजकल तो एक नई टर्म आई है, स्किनी फैट, यानी कि आप बहुत दिखने में पतले हैं लेकिन जब आपके चेकअप वगैरह होते हैं तो आपकी बॉडी का फंक्शन वो है जो आपसे शायद कोई 40 किलो या 50 किलो ज़्यादा वेट के बंदे का हो, बिकॉज आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। और उसका लाइक आई सेड बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, एक्सरसाइज, मूव, वॉक कर लें। और ये अब बेहतरीन टाइम है अपने आप को रूटीन में लाने का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने तो वॉक बड़े आराम से हो सकती है। तो मॉर्निंग वॉक की तरफ जाएं, अपने आप को एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ लेके चलें और याद रखें, जान है तो जहान है, एंड अ हेल्दी लाइफ मीन्स अ हैप्पी लाइफ। सो सेहत का ख्याल रखते हुए प्लीज़
एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जो लोग कह रहे होते हैं कि जिम नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वॉक तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। सो गो फॉर अ वॉक एवरी डे। हस्बैंड और मैं साथ जाते हैं। हम बहुत सी चीज़ें जो पहले नहीं डिस्कस कर पाते थे, कुछ ऑब्वियसली व्यूअर्स, बच्चे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हज़ार और चीज़ें चल रही होती हैं, वक्त नहीं मिलता बात करने का। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है फैसल और मेरे बॉन्ड करने का भी, जहाँ पे हम टाइम गुजारते हैं, बात करते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। आज दिन में हमारा क्या प्लान है, किस टाइम घर पहुँचेंगे, क्या स्केड्यूल है। यू नो व्यूअर्स, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो भी थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ वॉक पे निकल जाएं। आपको बॉन्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सो इट जस्ट डिपेंड्स, आपने ही ये चेंजेस लेके आने हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में चेंजेस नहीं लेके आ सकता, ये आपकी चॉइस है। सो अगर आप 1 घंटा नहीं वॉक कर सकते, आप आधा घंटा जल्दी उठ जाएं, 20 मिनट की वॉक कर लें। आपको ऐसी एडिक्शन होगी कि आप, और इवेंचुअली आपने अपने आप को 40-45 मिनट की वॉक की तरफ डेली लेके आना है कि 2-2.5 माइल्स जो हैं, मील आप चल लें, यानी कि 4-5 किलोमीटर दिन के सुबह चल लिया करें, ताकि एटलीस्ट आपका डे जो है वो एक्टिवली स्टार्ट हो। सो ये आज की एडवाइस या मशवरा था। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं या हमारे किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी सी आपी शेफ़ राहीला रशीद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपी, ये क्या आप आज लेके आई हैं? ये तो ये क्या है? कद्दू क्या? व्हाट इज दिस वेजिटेबल? ये खीरा है और ये आज़ाद कश्मीर से आया है। हमारे रिलेटिव्स हैं जितने भी वहाँ, वो हर मौसम में हमें हर मौसम की सौगात भेजते हैं। जैसे फ्रूट होता है तो फ्रूट भेजते हैं। ये आजकल जो है ना, इतने किरले से नॉर्मली खीरे आते हैं, ये तो मतलब इट्स ह्यूज। तो जायका भी इसका रेगुलर खीरे की तरह जी थोड़ा मुख्तलिफ है। थोड़ा मुख्तलिफ है जी। मीठा तीखा क्या? इसमें ख़ास खुशबू है और बस मीठा तो नहीं, लेकिन बस ठीक है। सही, चले इसको हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। इससे तो आई थिंक सैलेड ही बनाएंगे या आज खीरों के कोफ्ते बनेंगे? नहीं, कोफ्ते अलग से बनेंगे। कोफ्ते चिकन के बनेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा चिकन 1 किलो, प्याज 4 अदद, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, चना पाउडर 2 चाय के चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, कड़ी पत्ता हस्बे ज़रूरत, तेल 2 कप और गरम मसाला 2 चाय के चम्मच। सबसे पहले हम कीमा बना लेंगे। उसमें थोड़ा प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के कीमे को तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें चना पाउडर डालेंगे। चना पाउडर डाल के हम कोफ्ते बना लेंगे गोल। और उसके बाद हमने प्याज ब्राउन करना है, लहसुन अदरक डालना है, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से भून के उसकी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। और उसके बाद हमने कोफ्ते डाल के भून लेना है और फिर आपने जितना उसका सालन रखना है उतना पानी डाल लें और आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अंडे डालने, अंडों के साथ तो अंडे भी जी अच्छा। अच्छा, मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगी व्यूअर्स, हम लोग भी घर में ऐसे करते हैं कि ऐसे करके हम अपने कोफ्ते जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। कोफ्ते रेडी हो जाते हैं, आधे कोफ्ते एक दिन बना लिए, बाकी के फ्रीज़र में डाल दिए और 6-8 दिन के बाद आपने, मतलब बहुत लंबा ना फ्रीज क्या करें चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उससे भी बैक्टीरिया और चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। बट आपने जैसे कि इसको फ्रीज़ कर दिया, ये आपने आधे पका लिए, आधे आपने फ्रीज़ कर दिए, 5-6 दिन के बाद फिर आपने कोफ्ते निकाले और आपका काम बिल्कुल आधा हो जाता है। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाता है। एक दफ़ा में आप 2 टाइम के बना के आधे फ्रीज़ करके 6-7 दिन के बाद फिर बना दें, आपका मिनट ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है सेकंड टाइम में। सो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं व्यूअर्स। हम लोग अब बहुत से लोग जो है बाहर से अब कोफ्ते खरीदना शुरू हो गए डब्बों के, उसका वो टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल, वो पता नहीं कब के फ्रीज हुए होते हैं। एग्जैक्टली। और बात ये है कि जितनी फ्रेश और अच्छी चीज़ बनाएंगे और अपने कंट्रोल के अंदर बनाएंगे उतना ही बेहतर है। बिल्कुल। सो ये भी एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। नो आजकल टाइम बहुत कम है, लोग बहुत बिजी हैं, बट इस किस्म की चीज़ें करके आप थोड़ी सी अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं कोफ्तों के साथ अगर आपके घर में स्पगेटी बड़े शौक से खाई जाती है, तो हमारे यहाँ तो आपको पता है हर चीज़ में थोड़ा सा देसी टच होता है। इन्हीं कोफ्तों के साथ आप स्पगेटी एंड मीट बॉल्स बना सकते हैं। बिल्कुल। आपने कीमे का सॉस बनाने के बजाय रेड सॉस बनाया, उसमें कोफ्ते आपने टॉस की, उसमें स्पगेटी डाल दी, ऊपर से चीज़ डाल के थोड़ा बेक कर दिया, बड़ा बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। अच्छा चलिए, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे बालों की।
बाल हम सबकी ज़िंदगी की एक, वो जो कहते हैं ना सर का जो ताज होता है वो एक्चुअली आपके बाल होते हैं, लेकिन हेयर से रिलेटेड लोग बहुत से आजकल मसाइल फेस कर रहे हैं। कोई कह रहा है बाल बहुत गिर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि पैचेस बन रहे हैं बालों के अंदर। तो बालों की हेल्थ के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे बालों के बारे में। हर बंदा यही कंप्लेन कर रहा है कि बाल बहुत गिर रहे हैं, बालों के बहुत इश्यूज हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लगाने के साथ साथ आपको कंज्यूम करने की भी चीज़ों की बात करें। एंड हु बेटर टू गाइड अस देन अ न्यूट्रिशनिस्ट। तो हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब हम बात करते हैं अच्छे और मजबूत बालों की और उनकी अहमियत की, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, औरत का सारा हुस्न उसके बालों के अंदर है। अगर आपके बाल अच्छे तैयार हुए हुए हैं या अच्छे बाल हैं तो आप सिंपल से सिंपल ड्रेस भी अच्छा कैरी कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है और लोग आपको आपके बालों से याद रखते हैं। I mean, इतना अरसा हो गया हमें स्कूल से आए हुए, लेकिन मुझे अभी भी याद है स्कूल में किन बच्चियों के बाल बहुत लंबे, बहुत घने, बहुत ब्लैक शाइनी हुआ करते थे और जिनकी अच्छी मतलब चुटियां बनती थी तो इतनी थिक होती थी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से ट्रेंड्स चल रहे हैं कि मजबूत बालों को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपकी नज़र में इनमें से टिप्स कौन सी ठीक है? देखिए, जिसके पीछे साइंस उस एविडेंस को सपोर्ट कर रही हो, उन चीज़ों पे आपने फॉलो करना है, वरना जिन चीज़ों के पीछे कोई साइंस नहीं है ऑब्वियसली वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, हम इंस्टाग्राम खोलें, हम फेसबुक खोलें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, रील्स का जब से ट्रेंड आया, बट उसमें से साइंस किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा, तो आपके ख्याल से वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में ठीक ऑथेंटिक बात हो रही है? जैसे एक हम अनियन ऑयल की एग्जांपल ले लेते हैं, या प्याज का तेल या प्याज का पानी। बिल्कुल ऐसा ही है। प्याज का पानी, आप बड़े बड़े रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, प्याज के पानी या प्याज के ऑयल या प्याज के शैम्पू के ऊपर उस पर बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे हुए हैं एंड रिसर्च उस चीज़ को सपोर्ट करती है। फिर मैं आपको कह देती हूँ प्याज का पानी अच्छा है, आप वजह पूछेंगी उसके अंदर चीज़ क्या है वगैरह वगैरह, तो उसके पीछे पूरी एक रिसर्च है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हम प्याज के पानी की बात करें, उसके अंदर जो सल्फ़र है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। जब हम प्याज का पानी बालों के अंदर जड़ों में लगाते हैं, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगी, बालों के फॉलिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, बाल जो हैं वो मजबूत होंगे, उनका टेक्सचर बेहतर जड़ों से मजबूत होंगे। जड़ों से मजबूत होंगे। देखिए, आप लेंथ एंड एंड्स को, आप जैसे कि मैंने ऑनलाइन सिर्फ लिखा अनियन बेनिफिट्स फॉर हेयर गूगल पे, सही है। जब आप अपनी जड़ों पे और अपने बालों पे प्याज का जूस लगाते हैं तो एक्स्ट्रा सल्फर उसके अंदर होता है जो आपके स्ट्रॉन्ग और थिक बालों को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ जिनके बाल गिर रहे होते हैं और जिनकी हेयर ग्रोथ रुकी हुई होती है उसको भी हेल्प करता है। और सल्फर जो प्याज में होता है वो ऑल्सो कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। देखिए, कोलेजन अगर चेहरे के ऊपर है तो आपकी जड़ों में भी कोलेजन है, तो आपकी कोलेजन जो है प्रोडक्शन जब बेहतर होती है तो फिर आपके बालों के सेल्स, आपकी स्किन के सेल्स अच्छे होते हैं और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। तो व्यूअर्स, पहले जब आप सर्च करते हैं तो आपको यही चीज़ आती है। अच्छा, बाल झड़ भी जब होता है लोगों को, बिल्कुल, तो अक्सर लोग जो हैं वो प्याज का जो पानी है वो निकाल के उस जगह पे लगाते हैं, अगेन क्योंकि वो आपके रूट को इरिटेट करके उसको जगा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। और कैरेटिन, जो हम बड़े सुनते आते हैं जी, कैरेटिन बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, कैरेटिन बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैरेटिन के अंदर सल्फर होता है, और सल्फर किस चीज़ के अंदर मौजूद है? प्याज के अंदर मौजूद है। तो पूरी एक चीज़ है ना, आपको बैकअप दे रही है। अच्छा, लेकिन मसला पता है क्या है? प्याज जब आप डायरेक्टली बालों पे लगाते हैं तो ऑब्वियसली एक स्मेल के अलावा उसको फिर जब वॉश आउट करना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, बल्कि प्याज लगाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्चुअली आज जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने देखना होता है रिसर्च। आज मैं बहुत बड़ा एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने तरीका बताया हुआ था जी, इसको लीमू के पानी के साथ मिला लें। अब लीमू आप डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगा सकते। हम जब ऑनलाइन किसी चीज़ को देखते हैं, हमें तरीका लगता है कि बड़ी अच्छी बात है जी, लीमू के अंदर प्याज डाल के वो बालों पर लगा लो। भाई
नींबू आप स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे ये आपको फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान दे देगा। तो जब आप ऑनलाइन भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें भी अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ गलत शामिल हो जाता है। तो प्याज का पानी, इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ, इसकी स्मेल नहीं जाती होती, वो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, लेट्स एक्चुअली गो इनटू द किचन एंड हैव अ लुक, बिकॉज कि हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए ना, वही वाली बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम प्याज का पानी कैसे निकालें। एक ये बड़ा एक इशू होता है ना, क्योंकि इंसान जो है वो, चले आपने ग्लव्स पहन लिए और उसको अपनी रूट्स पे लगा लिया, कुछ इस किस्म का कर लिया। सो द पॉइंट इज, हमने फॉर एग्जांपल ग्राइंडर रखा हुआ है, आप किसी भी चीज़ को, मैं इसको हाथ से भी निकाल के दिखा सकती हूँ आपको, हम हाथ से इसको, हाँ, एक हम इसमें डाल के इसमें ग्राइंड कर लेते हैं और दूसरा जो है वो आप वैसे भी दिखा सकती है। बात ये कि किसी भी चीज़ में उसको ब्लेंड कर लें, बट अगेन वही वाली चीज़ है ना कि जिस भी मशीन या चीज़ में आप ब्लेंड करते हो उसमें प्याज की स्मेल आ जाती है। स्मेल आ जाती है। एक दफ़ा मैंने इसी तरह अपने घर में जब प्याज का पानी निकाला तो वो मैंने अपने स्ट्रेनर से गुजारा, मलमल का कपड़ा मौजूद नहीं था, मैंने स्ट्रेनर से गुजारा। अगले दिन मैं चाय पी रही हूँ, जो चीज़ पी रही हूँ उसमें प्याज की स्मेल आ रही है। तो ये बड़ा एक हो जाता है ना इशू। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें हम वाटर डाल देते हैं, हल्का सा, बट वही वाली चीज़ है ना, जितना ज़्यादा आप उसको प्योर फॉर्म में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, बट इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट्स मैं नॉट सम। एग्री करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। निकाल तो सकते हैं, बट वही वाली चीज़ है ना कि इतनी, अब वो ये देखें कितनी आसानी से ये निकल आया है। बस अब ये मसला होगा ना आपके हाथ से ना मेरे हाथ से, स्मेल नहीं जाने वाली इसकी, कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। यस, बट बात ये कि देखें ना, प्याज अगर इसके पास हमारे कोई सोल्यूशन बेहतर आ जाए तो वो मेरे ख्याल से एक वही है, क्योंकि देखें ना, प्याज का पानी इन इटसेल्फ, अब ये पानी आपने निकाला है, आपने इसको अपनी रूट्स में लगाना है। बिल्कुल ऐसा मतलब लेंथ एंड एंड्स तो अपनी जगह है, लेकिन मेन आपने अपनी रूट्स में लगाना है, यानी कि आपने सेक्शंस कर करके उंगली से ऐसे करके लगाना है। ऑब्वियसली फिर स्मेल का इशू, यानी कि ग्लव्स भी फिर आप अपने पास रखें, उसको लगाएं, फिर जब आपने वॉश करने हैं तब भी ग्लव्स लगा के ही वॉश करें, वरना स्मेल वही वाली बात आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़, इसका एक और ड्रॉबैक है कि आप इसको 4-5 दफ़ा भी वॉश कर लें, इसकी स्मेल 3-4 दिनों के लिए नहीं जाएगी। तो जब आपने अनियन का वाटर बालों में लगाना है या जब इसका तेल लगाना है तो कोशिश करें आपका कोई इवेंट ना आ रहा हो। मुझे याद है एक दफ़ा मैं इसी तरह शो पे गई तो मेरे साथ एक बहुत प्यारी हमारी गेस्ट तैयार हो रही थी, जैसे उनके बाल खुले पूरे मेकअप रूम में एक स्मेल, तो सबने उन्हें यूँ करके देखा, उन्होंने कहा हाँ वो मैं प्याज का पानी लगा रही हूँ ना। सो वो पूरे मेकअप रूम को पता चला कि हम प्याज का पानी आजकल अप्लाई कर रहे हैं। तो वो थोड़ा आपने इवेंट्स ना हो, अपने हाथ अपने वॉश कर लो, क्योंकि वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम चीज़ों को देखिए। अब उसके बेनिफिट्स नो डाउट बहुत हैं, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्याज का पानी बहुत अच्छा है, प्याज का पानी बहुत अच्छा है। अगर कोई कॉम्बिनेशन में ऐसी चीज़ हमें मिल जाए तो उससे बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी ना, कि एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा सा एक ईजियर सिलसिला हो जाए। थैंक यू। बिकॉज यू सी अल्टीमेटली प्याज तो हर किसी के घर में है, तो ये भी किया जा सकता है कि प्याज को एक्चुअली लेके उसमें थोड़ा कांटे मार के थोड़ा सा सिर पे डायरेक्ट मल ले, बट अगेन सेम इशू, द स्मेल। अच्छा, मैंने प्याज का पानी सर पे लगा के भी देखा, उसका ना एक और मसला आता है, आपके बाल गिरते बहुत है जब आप लगा रहे होते हो, बिकॉज हम हल्का सा उसको रब करते हैं, जैसे ही हम रब करते हैं 3-4 बाल हर दफ़ा, आप जब भी उसको बालों पे यूं थोड़ा सा रब करेंगे 3-4 बाल वैसे ही हाथ में आना शुरू हो जाएंगे। कैन वी डू दिस के अगर 1-2 दिन बाद मैं आपको फिर इनवाइट करूं शो पे और आप मुझे ज़रा डिटेल में फिर एक्सप्लेन करें कि कोई ऐसा ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास तो इतने वेरियस क्लाइंट्स भी आते हैं, आपके पास खुद भी बड़े ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इफ़ यू कैन थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव कि प्याज के पानी वाला मामला भी हो जाए, कि प्याज का बेनिफिट भी हो जाए, बाल भी आपके बेहतर हो जाए, एंड एट द सेम टाइम वो जो स्मेल और दूसरे मामला आते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इसके अंदर सल्फर और जो चीजें हैं वो बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल, स्मेल का कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसे ही वो तो सिर्फ सर दर्द करने वाला मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। और कहते हैं कि जब आप प्याज खाओ तो आप मस्जिद में भी ना जाओ, इसकी स्मेल का थोड़ा सा इशू है। तो मैं जैसे आप कह रही हैं, हम 1-2 दिन के अंदर थर्सडे को मोस्ट लाइकली मैं आपके साथ कोई रिसर्च बेस्ड इसका
अच्छा सा सोल्यूशन लेकर आऊंगी। ताकि वही वाली बात है ना व्यूअर्स कि अब प्याज का पानी तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, बट वही वाली चीज़ है ना, 90% लोग जो है वो घूम के कहेंगे भाई वो हम गंजे ठीक बहुत है, ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी स्मेल बहुत ठीक है ना। सो इंस्टेड ऑफ दैट अ बेटर ऑल्टरनेटिव जहाँ पे आप प्याज का पानी भी इस्तेमाल कर लें और आपको एट द सेम टाइम वो जो एक देखिए प्लसेस बहुत ज़्यादा हैं प्याज के। आई एग्री। प्याज खाने में भी बहुत अच्छा है, बल्कि ये अक्सर कहा जाता है कि जब आपने कहीं ट्रैवल करना है तो जब आप किसी भी नई जगह पे जाएं तो वहाँ का प्याज ज़रूर खाएं। हाँ, क्योंकि पहले दिन वहाँ पे प्याज ज़रूर खाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह ये आपके जड़ के अंदर भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने में हेल्प ज़रूर करता है। एंड वही चीज़ है ना कि मतलब एंटी बैक्टीरियल भी है, इसका सल्फर जो है वो आपकी जड़ों को फिर जगाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब देखिए ना, होता ही है कि वक्त के साथ जैसे कि हमारे पोर्स भी क्लॉग हो जाते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हो जाती हैं, उसके साथ साथ हमारी जड़ों में भी क्लॉगिंग शुरू हो जाती बिल्कुल। है। और जुगन शायद आपने सुना हो कि एक हकीम साहब कहते होते थे, बड़े मशहूर हकीम थे, वो कहते होते थे कि मुझे समझ नहीं आती जो बंदा प्याज खाता है वो फौत क्यों हो जाता है, बिकॉज इसके इतने फ़वाइद हैं, ये आपको इतनी बीमारियों से बचाता है, ना सिर्फ इंटरनली एक्सटर्नली, हेयर नेल स्किन, तीनों चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा और बाय द बेनिफिशियल वे तो जिन है। लोगों के नेल्स भी वीक होते हैं वो भी उसके ऊपर बड़ी दफ़ा कहा गया है कि प्याज का तेल उसके ऊपर प्याज लगाएं, ब्राइड्स को कहते हैं ना प्याज छीलो, इससे तुम्हारे नेल्स इससे नेल्स बेहतर हो जाएंगे। सो एक्चुअली हेयर स्किन एंड नेल्स तीनों के लिए बहुत अच्छा है। एंड द पॉइंट इज ऑब्वियसली मेनली तो हमारा इस वक्त कंसर्न बाल है, और बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपके साथ शेयर किया, प्याज के अंदर जो सल्फर है वो आपकी ना सिर्फ जड़ों को जगाता है बट आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को हेल्प करता है। यानी कि कोलेजन प्रोडक्शन जब आपके सर के स्कैल्प के स्किन सेल्स में जाती है तो वो कोलेजन प्रोडक्शन होती है, उससे फिर आपके मजीद बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। और वो जो केराटिन हम बाहर से करा रहे होते हैं, ये केराटिन को बूस्ट करता है। केराटिन बेसिकली क्या है, हमारा एक प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन जो है वो अनियन का जो सल्फर है वो केराटिन को बनाने में हमें हेल्प करता तो है। कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हम प्याज का फ़ायदा ले लें लेकिन जो Smell से उसकी उसकी बच प्रॉब्लम्स जाए। हैं उससे बचा है। इसकी तरफ हम इंशाल्लाह थर्सडे को जाएंगे। Done. एनी फाइनल टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स? लगाएं, प्याज का पानी ज़रूर लगाएं, लेकिन तब लगाएं जब आपका अगले 2-3 दिन कोई इवेंट्स नहीं आ रहा, या आपने किसी पब्लिक गैदरिंग पे नहीं जाना, या आपने किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहां आपकी स्मेल से लोग इरिटेट हो सकें। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम अपनी फीडबैक भी नेक्स्ट 2 डेज़ में दीजिएगा। थर्सडे की सुबह हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक के ऊपर फिर डिस्कशन करें और कोई ऐसा हल निकालें, क्योंकि ये प्याज वाली जो कहानी है ना, मुझे इसका कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए। देखिए मेरे लिए भी डेली बाल जो है स्टाइलिंग होती है, ब्लो ड्राई होता है। आपने नोटिस किया व्यूअर्स, मैंने अब बाल बहुत ज़्यादा बनाने छोड़ दिए। अच्छा, बिकॉज द पॉइंट इज बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। लगाएं आज प्याज का पानी जाके। कल आइएगा तो सारे गेस्ट भाग रहे होंगे। हाँ, तो फिर कल सारे गेस्ट भाग जाएंगे। कुछ निकालते हैं इसका हाँ, सोल्यूशन। निकालते हैं। थर्सडे को इंशाल्लाह व्यूअर्स इसका सोल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच आयशा। Welcome. मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें डॉक्टर शहजाद अनवर ने ज्वाइन किया है। आप एक बहुत ही बेहतरीन पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं, यानी कि आप पेन मैनेजमेंट इन लोगों को गाइड करते हैं और उनका इलाज करते हैं। साथ साथ आप रीजनरेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट यानी कि स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर शहजाद अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, रीजनरेटिव मेडिसिन की जब बात करते हैं तो आजकल स्टेम सेल थेरेपी की बड़ी बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्टेम सेल थेरेपी है क्या? स्किन की बात करें, बालों की बात करें, डिफरेंट जॉइंट्स, डिफरेंट जगहों की इश्यूज़ की बात करें, और अगर बात करें इवन ऑर्गन रिप्लेसमेंट की, तो उसके अंदर भी स्टेम सेल थेरेपी इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। कैंसर की ट्रीटमेंट में भी अब स्टेम सेल थेरेपी इनकॉर्पोरेट की जा रही है। स्टेम सेल थेरेपी है क्या? अगर मैं स्टेम सेल से पहले थोड़ा सा रीजनरेटिव मेडिसिन का आउटलाइन हाँ दे जी, दूं। वो क्या है? और फिर जी, रीजनरेटिव मेडिसिन इस टाइम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपर स्पेशलिटी है मॉडर्न मेडिसिन की, दैट इज़ रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन वो मोडालिटी है जिसमें हम डिफरेंट टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गेनल्स या बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके
जो बॉडी की क्रॉनिक डिजीज़ हैं, एजिंग का प्रोसेस है, जैसे आपने बात की स्किन, हेयर और वो सारा कुछ, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम डिफरेंट सेगमेंट को यूज़ करते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ 2 मोडालिटीज़ हैं वो पीआरपी है, जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, और सेकेंडली स्टेम सेल थेरेपी है। अच्छा, यानी कि पीआरपी स्टेम सेल थेरेपी नहीं है? नहीं, पीआरपी कतन स्टेम सेल थेरेपी नहीं है। अच्छा, पीआरपी में क्या होता है? पीआरपी में बेसिकली हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं 20 से 30 ml और उसको प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। सबसे नीचे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके ऊपर बफी कोट होता है जिसमें प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स मैक्सिमम होते हैं। तो बेसिकली ये वो सेगमेंट है जिसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। इसके ऊपर जो सेगमेंट है जो येलो फ्लूइड होता है उसको हम प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। तो इसकी जो बफी कोट है जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। अगर हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा यूज़ करना है उसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बग़ैर प्रॉपर ट्रेनिंग के बस सेंट्रीफ्यूज किया, जो उसमें सिरिंज में आया वो इंजेक्ट कर दिया। इससे पीआरपी से नेगेटिव स्टडीज़ और पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। लोग कहते हैं कि जी बेकार है। इट्स नॉट लाइक दिस। अगर मुझे नी के अंदर इंजेक्ट करना है तो मुझे पीआरपी का वो पार्ट लेना है जिसमें वाइट सेल्स नहीं होंगे, इसको हम ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी कहते हैं। अगर मुझे स्किन में या लिगामेंट्स में रीजुविनेशन के लिए या रीजनरेशन के लिए यूज़ करना है तो उसमें मुझे वो पार्ट लेना है जिसमें प्लेटलेट भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन में हो और इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है। बट इतनी सी सिरिंज के साथ पीआरपी लगाई जाती है तो वो फिर देखें, अगर तो अगेन यूज़ क्या करना है, अगर हमने स्किन के लिए जैसे छाइयों के लिए स्किन के लिए करना है तो उसमें हमें वो जो बीच वाला पार्ट है बफी कोट, ये अगर हम 10 ml को करेंगे तो मैक्सिमम हमें 0.5 ml बफी कोट मिलेगा। अच्छा, लेस देन, मतलब ठीक है ना, मैक्सिमम 0.5 ml। इसके साथ अगर हम आरबीसीज लेंगे तो उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, क्योंकि आरबीसीज अगर आएंगे तो वो डैमेज और उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और वो सारा कुछ बढ़ता है। रादर पीआरपी आपको फ़ायदा दे, उल्टा वहाँ पे हीमाटोमा और वो गहरे मार्क्स आ जाएंगे। जबकि अगर आप पीपीपी लेंगे, जैसे हमने नी के अंदर या मेरी स्पेशलिटी में पेन में हम स्पाइन में इंजेक्ट करते हैं, तो हम मिनिमम वाइट सेल्स लेते हैं और मैक्सिमम हम प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा या वो सेगमेंट लेते हैं जिसमें अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन होता है। लेकिन सर लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एडवांस जो है वो स्टेम सेल थेरेपी है, क्या ये सच है? जी, अभी तो स्टेम सेल को भी हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, लेकिन स्टेम सेल जो है हमें ये समझना है कि एफडीए जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने सिर्फ ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी जो है उसको अप्रूव किया है फॉर ह्यूमन यूज़। अमेरिका और पूरे यूरोप में किसी और तरह के सेल्स यूज़ नहीं हो रहे। ऑटोलोगस मीन्स कि कोई पेशेंट आया है, आपने उसी में से सेल्स लेने हैं और सेल हम 3 जगह से ले सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो सबसे पुराना तरीका है वो हम बोन मैरो से लेते हैं। आपकी जो कूल्हे की हड्डी है वहाँ से ले सकते हैं, ये घुटने की हड्डी से ले सकते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके फिर उसमें प्योरीफाइड जो सेल्स हैं जिनको हम बोन मैरो कंसनट्रेट कहते हैं वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरा जो पेट या कूलों की फैट है, एडिपोज टिश्यू, उसमें से हम ले सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट मॉडर्न और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है उसमें हम पेरिफेरल ब्लड में से लेते हैं। तो ये 3 मेजर सोर्सेज हैं। इसके अलावा टूथ की पल्प से या और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो आपका बोन मैरो है, एडिपोज टिश्यू या फैट में से हैं और पेरिफेरल ब्लड में से हैं। अगेन इट हैज़ टू बी ऑटोलोगस और आपने इसकी नेचर को चेंज नहीं करना। ठीक है कैसे? जी, स्टेम सेल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि जी स्टेम सेल है क्या। हाँ जी। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल्स हैं जो बिल्कुल बेसिक सेल्स हैं और इनका कोई स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स और स्टेम सेल में फ़र्क ये है कि जो स्पेशलाइज सेल है, से कि जी जो स्किन का सेल है उसका स्पेसिफिक करैक्टर है और वो जितनी दफ़ा डिवाइड होगा उसकी एक लिमिट है, उसके बाद वो सेल जो है एपोप्टोसिस या सेल डेथ हो जाएगी।
जबकि जो आपके स्टेम सेल्स हैं इसमें अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी रखी है कि ये पोटेंशियली जब ये डिवाइड होता है तो इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये एक अपनी तरह के डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, सेकेंडली अगर एटिपिकल डिवीजन में जाएगा तो ये एक अपना डॉटर सेल और एक फ्री लिपिड बनाएगा जो किसी भी सेल के साथ मिलके स्पेशलाइज सेल बनाता है। ठीक है। वो जो कहा जाता है कि स्टेम सेल से हम ऑर्गन की रीजनरेशन कर सकते हैं, हम स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं, कार्टिलेज की, दैट इज़ वेरी ट्रू और उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। जिगर का अगर किसी को कैंसर होता है और एक हिस्सा जिगर का निकाल दिया जाता है तो कहा जाता है कि जब उसको रीजनरेट करना होता है, क्योंकि लिवर तो खुद कर ही जाता है रीजनरेट, तो उसमें भी स्टेम सेल की सपोर्ट लो तो वो जल्दी रीजनरेट हो जाता है और बेहतर, पहले से बेहतर जिगर बन जाता है। जी बिल्कुल। स्पेशली जो हमारे यहाँ क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जिसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे लिवर सिरोसिस है, हाँ जी, जहाँ तक लिवर कैंसर का ताल्लुक है वो तो ऑलरेडी एबनॉर्मली ग्रोइंग सेल को हम कैंसर कहते हैं ना, कि ग्रोथ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रही होती है, वहाँ पे स्टेम सेल इस फॉर्म में यूज़ नहीं होते। किसी और वहाँ पे डेंड्रिटिक सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स को किल करते हैं और नेचुरल सेल जो हैं वो बनते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट मोडालिटी। जहाँ पे हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करेंगे ये बेसिकली एजिंग के साथ या वो बीमारियां जैसे स्पेशल बच्चे हैं जिनमें सीपी है, ऑटिज़म है, या ओल्ड एज में आप बात करें पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, सिनाइल चेंजेस हैं ब्रेन में, आपके डीजनरेटिव आर्थराइटिस हैं, इन सारी चेंजेस में जब हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं, अगेन मैं फिर फोकस करूंगा कि हम ऑटोलोगस स्टेम सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, ऑटिस्टिक बच्चे को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए ऑटिज़म जो है उसमें बेसिकली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डिसफंक्शन है कि जिसमें जो एग्जेक्टिव जो फंक्शन है बच्चे के, आपकी ओरिएंटेशन, कॉग्निशन, अवेयरनेस, गेस्टार्ट, ओवरऑल जो पिक्चर है उसको देखना, ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं क्योंकि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है। पहले तो हम समझते थे कि ये मोस्ट ऑफ आज से 10 साल पहले तक ये साइंस के पास एविडेंस नहीं थी और ये समझाता था कि ये फंक्शनल डिजीज़ है। नहीं, अब जो एविडेंस है कि जी इसमें बाकायदा जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो ग्रो नहीं करता, रादर वो डीजनरेट करता है और बच्चों में सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो स्टेम सेल जो हैं ये इतने छोटे सेल्स हैं, जब हम इनको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, अगेन एक और चीज़ है, दिमाग में फिर कैसे इंजेक्ट जी दिमाग में इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इनका साइज़ जो है स्टेम सेल्स का ये 3 to 4 माइक्रोन है। ठीक है। और जब आप इनको ब्लड में इंजेक्ट करेंगे आईवी या इंट्रा आर्टीरियल, तो ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करते हैं और ब्लड सीएसएफ बैरियर भी क्रॉस करते हैं। ये हर जगह चले जाते हैं, यानी कि हर चीज़ को फ़ायदा होगा। हर चीज़ को फ़ायदा होगा। लेकिन बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक कैपेसिटी रखी है कि जो टिश्यू या जो ऑर्गन या जो सेल वीक हो रहा होता है या डिजीज़्ड होता है वो कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम कीमोकाइंस या साइटोकाइंस कहते हैं। तो वो जो सिग्नल्स हैं वो इन सेल्स के लिए एज मैग्नेट या एज एसओएस कॉल का एक सिस्टम है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वहाँ पे पहुँच के दो तरह से काम करते हैं। पहले तो ये जो वीक सेल्स हैं उनका जो फंक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो जो वीक सेल्स हैं वो बेहतर फंक्शन करते हैं, प्लस ये स्टेम सेल्स वहाँ पे रीप्रोड्यूस होके अपना नंबर, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं और उसके बाद ये फिर ट्रांस डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जिसमें ब्रेन सेल्स बनेंगे या आपके स्किन के सेल्स बनेंगे। तो ये इसका बेसिक इसका। सर लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? देखिए अगर हम ऑटोलोगस की बात तो नहीं हो सकता जी, इसमें ऑटोलोगस की अगर हम बात करें, इसका सबसे बड़ा, और इनकी अगर हमने नेचर चेंज नहीं की, देखिए एफडीए जो है उसने 2018 में एक बहुत बड़ी पब्लिक हियरिंग की न्यूयॉर्क में और उसमें उन्होंने 4 चीज़ें कहीं कि जी अगर ये आप फॉलो कर रहे हैं तो इसमें एब्सोल्युटली सेफ़ है। एक तो ये कि ऑटोलोगस हो, कि आप खुद ही डोनर हैं, खुद ही रिसिपिएंट हैं, किसी और के सेल्स नहीं हैं। क्योंकि आजकल केमिकल्स आए हुए हैं, आजकल ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जो आपके अंदर इंजेक्ट की जाती है और कहते हैं जी स्टेम सेल थेरेपी है। एब्सोल्युटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैक्सिमम जो चीज़ आई है वो ये है कि हम एक्सोसोम्स या स्टेम सेल कंडीशन मीडिया, वही कह रही हूँ, एक्सोसोम्स की बात होती है कि जी पहले तो ये मुझे, क्योंकि मैं आपको पता है हर वक्त हमारी ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड करते हैं। तो पिछले दिनों में बैठी हुई थी तो 2-3 स्किन के एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, डर्माटोलॉजिस्ट थी, एक स्किन की एक्सपर्ट थी, एक कॉस्मेटिक सर्जन थी। सब एक बात में मुत्तफिक थे कि भाई पहले तो हम स्टेम सेल्स निकालते थे ब्लड से, खून के फैक्टर से, ये वो वटेवर, या फैट में से हम बनाते थे। अब हमारे पास एक्सोसोम्स हैं जो स्टेम सेल ही है लेकिन आपसे कुछ नहीं निकालना पड़ता। ये क्या बात हुई फिर? ये भी तो किसी और का है। एक्सोसोम और स्टेम सेल में हमें फ़र्क देखना है। एक्सोसोम जो हैं ये ए सेलुलर
हैं। ये इसमें कोई डीएनए नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, जब हम बात करते हैं स्टेम सेल्स की, तो स्टेम सेल अगर किसी और का लेके किसी में, मुझे में या आप में इंजेक्ट किया जाए तो बॉडी उसके अगेंस्ट बाकायदा रिएक्शन होगी। ब्लड ग्रुप फर्क होते हैं, सारा ब्लड कुछ केमिस्ट्री है। फर्क तो होती है, आप गलत जबकि नहीं डाल सकते। एक्सोसोम जो हैं ये ए सेलुलर प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बेसिकली बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है और स्टेम सेल्स इसको मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आपकी वो वास्कुलर यही बता रही थी कि फॉर्मेशन ऐसे है कि जैसे छोटे छोटे सिपाही आपकी बॉडी में है और वो डिफरेंट एरिया, वो जिस में एरिया पे जाके आप करेंगे वो उसको जाके कह रहे हैं चलो ठीक हो जाओ। जी रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये चूंकि ए सेलुलर प्रोडक्ट है, इसलिए हम अम्बिलिकल कॉर्ड से लेके भी एक्सोसोम डेवलप कर सकते हैं। हम जो स्टेम सेल हमने फैट से लिए हैं उनको भी ट्रीट करके हम उसमें से एक्सोसोम कर सकते हैं। बोन मैरो में से प्लेसेंटा भी लोग यूज करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड उसी को ही कहते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटल जो सेल्स हैं उस टिश्यू से भी एक्सोसोम जो है दैट इज़ मोस्ट ईजियर टू मेक। और प्लस ये है कि वो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट हमें एक्सोसोम्स मिलते हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड या उससे मिलते हैं। ये चूँकि ए सेलुलर प्रोडक्ट है तो इसलिए इस पे ना तो वो एथिकल लॉज लगते हैं जो स्टेम सेल पे लगते हैं, जिस तरह पीआरपी पे नहीं लगते क्योंकि वो भी ए सेलुलर है। प्लस ये कि जी ये आप इसकी रिजेक्शन या वो चीज़ सर नहीं आप रेकमेंड क्या करते हैं? है। बिल्कुल ठीक। और महंगा देखिए, पीआरपी भी 20-25 हज़ार पे चली जाती है, बात 40 पे चली जाती है, डिपेंडिंग आप कहाँ से कराएं। जी, और किट कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप किट उसके कौन सी लिए? यूज करें, ये तो पीआरपी की बात ठीक हो है। गई। अब स्टेम सेल एंड एक्सोसोम्स तो फिर बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे। डेफिनेटली जी, इनकी कॉस्ट जो है इस लाखों में जाती है। लाखों में जाती है दोनों चीज़ों की। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि जो सबसे अभी तक जो एविडेंस सबसे ज़्यादा है वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट पे बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन और एविडेंस है, क्योंकि स्टेम सेल जो हैं दे हैव द कैपेबिलिटी कि ये सेलुलर फंक्शन को भी इम्प्रूव करें, वन। सेकेंडली ये अपना नंबर इंक्रीज़ करके जब एक लेवल पे पहुंचते हैं तो ये ट्रांस डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो उस जगह पे जैसे पैंक्रियाज में चले गए या ब्रेन में चले गए तो वहाँ पे उस टाइप के नए सेल्स बनाते हैं। जबकि एक्सोसोम या पीआरपी जो है, पीआरपी तो प्योरली ग्रोथ फैक्टर्स है और वो बॉडी को जो इंट्रिंसिक हीलिंग सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स हैं वो वहाँ पे आके रीजनरेशन का काम करते हैं। स्टेम सेल में हम आर्टिफिशियली उसको लोड कर रहे हैं जो पेशेंट से खुद ही लिए जाते हैं, और उसमें अगेन थोड़ा सा पेशेंट को ये बताने की ज़रूरत है कि जी स्टेम सेल थेरेपी के इमीडिएट इफ़ेक्ट्स नहीं आते। ओके। इसके दो तरह से इफ़ेक्ट आता है। विद इन फ्यू वीक्स जो इफ़ेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है कि ये जो ऑलरेडी वीक सेल्स हैं उनके फंक्शन को बेहतर करता है। सेकेंडली ये इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आफ्टर इंजेक्शन ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है। फिर अगले 6 मंथ्स टू 1 ईयर में ये नए जो स्पेशलाइज सेल्स हैं, ये प्रीकर्सर, ये प्रोजेनिटर्स हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करता है, तो फिर ऑर्गन की या स्किन की या रीजनरेशन आती है। इट टेक्स टाइम, लेकिन इसका इफ़ेक्ट सालों रहता है। वाओ, तो एंड में आप सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना जी, चाहेंगे? इशू ये है कि हमारे यहाँ जैसे क्योंकि बहुत सर सारी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज़फुल और कारआमद ये रहता है? देखिए, स्किन और ब्यूटी अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है जान। तो ये लाइफ सेविंग में कितना काम करता है और किस एरियाज़ में करता जी है, देखें उसके बाद फिर पैगाम। जी, नॉर्मली जो आपकी न्यूरो डीजनरेटिव या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन सर हमारी ज़बान में बताएं ना। जैसे दिमाग की चीज़ें। जी, दिमाग की जो बीमारियां हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सर बीमारियां, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस, क्या ये इसमें हेल्प करता है बुजुर्गों में? इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बेसिकली पार्किंसन ये सारे का सारा डिसफंक्शन है ब्रेन के सेल्स का। तो जब हम स्टेम सेल या रीजनरेटिव मेडिसिन की कोई भी मोडालिटी यूज़ करेंगे तो उससे वहाँ पे जो ऑलरेडी डैमेज्ड या वीक सेल्स हैं उनका फंक्शन भी इम्प्रूव करेगा, प्लस वहाँ पे नए सेल्स जब बनेंगे तो वो जो डेफिशिएंट वहाँ पे वॉल्यूम या उसका नंबर है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। इसी तरह जो बच्चों की बीमारियां हैं, ख़ासकर जिनको हम स्पेशल किड्स कहते हैं, वो बच्चे जो अपनी एज से पीछे हैं, या जैसे आपने ऑटिज़म की बात की, तो उन बच्चों में भी डेफिनेटली जहाँ पे बाकी मोडालिटीज़ उस तरह से हेल्प नहीं कर सकती, ये इस टाइम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सर है। मैंने सुना है एमएस में, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस में डेफिनेटली इसका रोल है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स का डेफिनेट सर रोल है। कैंसर में? कैंसर में मैंने कहा कि जी कैंसर की थेरेपी के लिए हमें डेंड्रिटिक सेल जो स्टेम सेल से ही हार्वेस्ट करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से, तो वो जो है जो आपके बहुत आउटबर्स्ट या नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की,
उनको वो किल करती है और वो नॉर्मल जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करता। तो डेंड्रिटिक सेल थेरेपी जो है, जो अगेन अ टाइप ऑफ स्टेम सेल थेरेपी, लेकिन आप कहें कि जी किसी को कैंसर है जिगर का या वो, और उसमें आप चर्बी या बोन मैरो में से सेल लेके लगा दें, वो मुमकिन नहीं है। वो रादर उसको फर्दर वर्स करेगा। तो फिर उसके लिए क्या करें? डेंड्रिटिक सेल थेरेपी है। ठीक है, वो एक मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है। मुख्तलिफ चीज़ अच्छा है। सर, एंड में आपका मैसेज व्यूअर्स के लिए? मैसेज ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन सेगमेंट है, हमें ये ख्याल करना है कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे प्रॉपरली ट्रेंड डॉक्टर्स हों। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ का, हर बंदे ने दुकान हर चीज़ का और नाजायज़ बाकायदा दुकानों के अंदर जी clinics बिल्कुल खोले हुए हैं। मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डिफरेंट जो स्किन केयर की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे मतलब विदाउट, और बेसिकली आपने जब स्टेम सेल का प्रोसीजर करना है आपको बेयर मिनिमम बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब चाहिए। बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब प्रॉपर बनाने का मतलब ये है कि रफली 4 से 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कि वहाँ पे पर्पज़ ये है इसका कि जी आप बिल्कुल नीट स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपेयर करें, क्योंकि पेशेंट अगर स्किन या उसके लिए आया है या नी के लिए आया है या स्पाइन के लिए आया और आप उसको इन्फेक्शन दे दें डिस्क में या जॉइंट में या फेस पे, तो उसका क्या बनेगा। तो वी शुड बी केयरफुल कि और ऐसी सर वही वाली बात ना कि गलत चीज़, इसी से वही बात है ना व्यूअर्स, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकल के जिधर भी कोई जगह नज़र आ रही है और ये स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं 5000 रुपये में कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव थेरेपीज़ हैं व्यूअर्स, और ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। जो लोग बर्न विक्टिम्स होते हैं उनके लिए भी स्टेम सेल थेरेपी की जाती है कि थोड़ा सा उनकी अपनी स्किन जो है वो हीलिंग की तरफ जाए। बट व्यूअर्स, राइट पर्सन के पास जाना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 4.5-5 करोड़ की तो सिर्फ उस लैब की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ लैब की इन्वेस्टमेंट है। तो पार्लर में कोई क्या आपकी स्टेम सेल थेरेपी करेगा? और फिर एक और चीज़ जो मिसगाइड किया जा रहा है, वो पीआरपी को स्टेम सेल बना के पेश कर रहे हैं। It's not the same पीआरपी thing. इज़ नॉट द स्टेम सेल। एक्सोसोम्स मुख्तलिफ हैं, पीआरपी डिफरेंट है और स्टेम सेल डिफरेंट है, और इनके अंदर डिफरेंस अंडरस्टैंड करना, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा क्वालिफाइड बंदे के पास जाना जिसको अपना काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यूअर्स, वही वाली बात है कि अगर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, बीमार होंगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, राइट? ये तो खाने की बात हो रही है। अगर स्किन में या बॉडी में इंजेक्ट करने की बात की जा रही है और आप सही बंदे के पास नहीं जाएंगे, तो उसी तरह जिस तरह किसी ऑपरेशन के बाद आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं अगर आप गलत जगह से सर्जरी कराएं, तो इसी तरह आप बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं अगर आप गलत बंदे के पास जाएं। सो प्लीज़ ऑथेंटिक बंदे के पास जाएं और ये तशखीस करके जाएं कि क्या वो वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं या किसी और चीज़ के नाम पे कुछ और बेच रहे हैं। क्योंकि लोग तो एक्सपायर्ड बोटॉक के इंजेक्शंस भी अब लगा रहे हैं कि खैर है वो अपनी एक्सपायरी की डेट वटेवर। कोई भी इस किस्म की चीज़ कराएं, अव्वल तो बंद पैकेज वो आपके सामने खोलें, आपको दिखाएं उसकी एक्सपायरी की डेट, और फिर आपने जो डिसीजन लेना है आप लें। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। भाई डॉक्टर साहब से जब भी मुलाकात होती है वो कोई नई और इंटरेस्टिंग हमारे साथ बात शेयर करते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा करते हैं। गॉड ब्लेस डॉक्टर साहब। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हु आर द बेस्ट आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री राइट नाउ एज पर आवर नेक्स्ट गेस्ट, ये हम जानेंगे कि मेल और फीमेल कैटेगरी में सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त कौन काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद। क्या बात है! आहा! जब इतनी हसीन लड़की हमारे साथ होती है और उससे भी ज्यादा हसीन आवाज हो तो फिर क्या हो सकता है। आइए, काशा हमारे साथ है, काशा गुल अशरफ, पूरा नाम आज हम बोलेंगे। ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड सिंगर, लेकिन उसके साथ साथ इतनी फनी मिमिक्री करती है। आज इनसे मैंने उसके बारे में भी पूछना है। कार्टून एंड ड्रामास की डबिंग भी करती रहती हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप बताएं कि दिन ब दिन यंग होती जा रही हैं, वजह क्या है? जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर एजाज वारिस को बताया, मैंने रेगुलरली नहाना शुरू कर दिया, तो जब मैल उतरती है तो बीच में से साफ सुथरा सा एक इंसान मैं गुज्जर हूँ, मैं क्या करूँ? तो डॉक्टर एजाज वारिस हमारे साथ है। अब इनको मैं क्या बुलाऊं? प्रोफेसर साहब भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं, रेडियो होस्ट भी हैं, शोबिज क्रिटिक भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, फूड ब्लॉगर भी हैं और जैजी भी हैं। कैसे हैं आप जैजी? वही सवाल मेरा भी था। बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्या है ये, देखिए व्यूअर्स आप लोग भी डेली इनको देखते हैं
और आप यकीन मानें कि मैं गलत नहीं कह रहा कि बहरीन में बैठकर जो वाहिद मॉर्निंग शो मैं सुबह तैयार होते हुए खास लगाता हूँ वो आपका है। पूछे क्योंकि हम क्यों? आपको बुलाते रहते हैं ना, नहीं, तो पूछे क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरी यहाँ- तारीफ ना हो जाए नहीं, कहीं। हाँ। सुकून है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हाँ। इनको मोस्टली मॉर्निंग शोज में देखा, ये हर जगह जाके यही कहता है। बिल्कुल कहते हैं, बहुत बुरी बात है। नहीं, सुकून है यहाँ पे और आप हैं यहाँ पे। नहीं, बट एक बात बताऊं, वन थिंग, या मॉर्निंग शो, सुबह का शो, पागलपन जरूरी नहीं है ना सुबह सुबह। बिल्कुल, बंदा हाँ। देखिए, आप अपने सुबह की शुरुआत, जैसे कि आज का हमने शो शुरू इस बात से किया, सुबह की वॉक, वॉक मैं Yes. सुन रहा था गो बिल्कुल। वॉक, हाँ। इट्स सो इम्पोर्टेंट। हम रियलाइज नहीं करते हैं कि छोटे छोटे जिंदगी में चेंजेस लाने से ये छोटा सा ही चेंज है। जैसे Yes. कि मैंने कहा कुछ देर पहले, कहा कि देखो, ऑक्सीजन जिस्म की जरूरत है हर रोज की, खाना हर रोज की जरूरत है, पानी हर रोज की जरूरत है। आप डॉक्टर हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि इंसान का एक्सरसाइज करना भी, एक्टिव रहना भी हर रोज की जरूरत है। आपने कहा कि फजर पढ़ के फजर फिर उसके पढ़ बाद के वॉक go पे and walk। निकल जाओ। इंसान को ये पता चल जाए ना कि ये जो उसकी बॉडी है वो करोड़ों खरबों की है, जब लगवाना शुरू करे तो इंसान इसकी खुद ब खुद वो केयर करना शुरू कर देगा। भाई अल्लाह माफ़ी दे, इंसान का अगर कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, उसको अगर रिप्लेस करना हो, पहले तो डोनर नहीं मिलता। बिल्कुल। अगर आपको अपनी फैमिली में कोई डोनर मिल जाए तो उसके बाद उस एक ऑपरेशन के पैसे करोड़ों में जाते हैं, Exactly. लाखों से कई गुना ज्यादा। सो नाउ द पॉइंट इज, अगर आप कुछ 100 रुपए, एक वॉक करने में तो 1 रुपया नहीं लगता। Yes. उठो, मतलब फजर पढ़ो, साफ सुथरे हो, उसके बाद आप निकल जाओ अपनी वॉक के लिए, वॉक करें, वापस आए, शावर लें, नाश्ता या नाश्ता तैयार करें, बच्चों को खिलाएं, खुद करें, टेक अ शावर एंड गो टू वर्क या स्टार्ट योर डे। और जो लोग सुबह वॉक करते हैं उनका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ये तो ट्रू फैक्ट है। बिकॉज यू सी दैट सुबह के साथ, खैर हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करें तो आपको भी पता है कि बड़े कम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। अच्छा, एज आर्टिस्ट आप लोग कितना स्ट्रगल करते हो एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाते हुए? देखो, आपके शोज हैं, आपका काम है, काशा, आपके तो दिन रात का कोई स्केड्यूल ही नहीं होता ना। गाने बना रहे हो तो ना दिन का होश है ना रात का होश है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं तो रात को हो रहे हैं, तो आपका तो स्केड्यूल ही उल्टा होता है। तो आप दोनों हेल्दी लाइफ की तरफ अपने आप को कैसे लेके जाते हो बिजी स्केड्यूल के साथ? जी, अच्छा, इसमें सबसे पहले मैटर यही करता है कि आपकी एक्सरसाइज, वो तो हमारी लाइफस्टाइल में है ही नहीं ना। उसके बाद आपकी हेल्दी डाइट, तो बजाय इसके कि आप जंक फूड खाएं तो आप कोशिश करें जितना भी खा रहे हैं हेल्दी खाएं, होममेड खाएं और ग्रीन खाएं, जितना हो सके ग्रीन खाएं, तो उससे आपकी बचत हो जाती है। फिर ये है कि जैसे ही आपको काम के दौरान टाइम मिलता है तो आप वॉक कर लें। खाने के बाद 5 मिनट की वॉक आई थिंक इनफ है। अगर आप खाने के बाद फ़ौरन से बैठ जाते हैं तो एक वेट तो आता ही है, एक सुस्ती बहुत बुरी आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। देखिए, सोशल मीडिया ने ना एक चीज़ दे दी है हमें, एक मोटिवेशन, बिकॉज हमें दिखना है फोटोज़ में कहीं पर भी, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए फिल्टर हमें अपने आप को- लगाते हैं। नहीं, उसके लिए अच्छा, फिट फिल्टर लगाते हैं और फिर अपनी बॉडी को ना खुद ही चेंज करते हैं। अच्छा, Transform मुझे कर अभी लेते तक हैं। नहीं समझ आई कि किस तरह करना है। हाँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तुम जो इतना मारी होती हो वेट शेट करके, तुम बस वो तस्वीर को वो पता नहीं क्या कर दिया करो तो उसको पतला भी कर पतला हो सकते हैं, जाएगा। होंठ बड़े हो सकते हैं, आंखें बड़ी हो सकती हैं, चीजें छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब कौन करे, सही बात है। कौन करे? हाँ। किसके पास इतना वेला टाइम है? हेल्दी लाइफ की तरफ जाओ, आपको वैसी किसी फिल्टर देखिए, की मैं एक जरूरत पॉइंट नहीं इसमें ऐड करूंगा हेल्दी लाइफ के लिए, जो मैं करता हूँ, मैं बताऊंगा आपको एक राज की बात, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं ये। कहते तो है ना कि 3 मील खाने चाहिए, शॉर्ट मील्स खा लें। मैंने ये किया है कि मैं सुबह और दोपहर को बहुत लाइट चीज़ें लेता हूँ, बिस्किट्स या विदाउट शुगर टी या ब्लैक कॉफ़ी ले ली। रात को मैं खाता हूँ प्रॉपर मील, एक टाइम का मील खाता हूँ मैं, और प्लस हाफ एन आवर कार्डियो जो है डेली वो ज़रूरी होती है। अच्छा, यहाँ Facts पर हैं। जैजी को मैं थोड़ा सा कहूँगी कि आई थिंक आप भी इससे हाँ। सहमत होंगी बस क्या है वो सहमत नहीं बात? हो, जहमत की तरफ बात क्या ना है वो जाए। बात? कि नाश्ता हमेशा आप हेल्दी और अच्छा हैवी मतलब करें। लाइट सा कर लेना। डिनर कोशिश करें कि स्किप ही हो जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत उसमें हम लोग I get food what you bloggers say. जो हैं। नहीं, you're a food blogger, तो हाँ। वो आपकी बात मुख्तलिफ है। अब देखिए ना, काशा ने और मैंने सुबह भी हो सकता है कि रात को अगर हमने कोई इवेंट मैंने होस्ट किया, उन्होंने हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल। दिया, उसके बाद सुबह हमने अपने अपने कामों पे जाना है। Yes. अब मसला ये है कि सूजे व मुंह अजीब उस तरह की हालत में तो जा नहीं सकते। हाँ। रात को जब आप हैवी खाते हो, आपकी रात भी अजीब गुजरती है और दिन भी आपका अजीब भोजन लग रहा होता है कि यहाँ पे चढ़ा हुआ है खाना Exactly. पिछले दिन का। तो अब ऐसे नॉर्मल ही। खाएं ना, मतलब नॉर्मल देखिए, रात को अगर आप रोटी चावल चीनी निकाल देते हैं रात को, आई नो वो सबसे मुश्किल वही होता है, क्योंकि रात को दिल चाहता है रज के खाएं, खाएं, बिल्कुल। मगर जब तक आप थोड़ी सी भूख रख के नहीं खाएंगे, आप कभी हेल्दी लाइफ की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों को ज्यादा खाने की, जैसे कि मुझे है आदत, और एक होता है क्रेविंग एंड मंचिंग हर टाइम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम उसका, भी है। हाँ। हमारे दिमाग में ना, हमें
हमें दिमाग में ज्यादा भूख लगी होती है, हाँ। पेट में गुंजाइश इतनी अच्छा, होती इसको नहीं कहते हैं गंदी नियत। हमारी नियत नहीं भरती। उसका ये तरीका है कि आप 3 मील्स को 6 में डिवाइड कर लें, सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाते रहें, आपके रहें। स्टमक को भी मौका मिल जाएगा उसको डाइजेस्ट करने देखिए का। एक बताऊं, एक बड़ी बड़ी मजे की बात है कि मंचिंग के लिए यू कैन हैव सच थिंग्स जो कि जिसमें कैलोरीज नहीं होती। खीरे हो गए, गाजरे हाँ, हो गई, exactly. मतलब अब बाहर के मुल्क में बच्चों को जब बच्चे कहते हैं कि मामा आई वांट अ स्नैक, तो माँ कैरेट की स्टिक्स कट करके दे देती है, वहाँ पे बेबी कैरेट्स भी मिल जाती हैं, वो दे दी, साथ में वो हाँ। दिया, छोटी छोटी सी कोई डिप दे दी, बच्चों ने उसको हुमस के साथ खा लिया। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बच्चा कहता है मामा भूख लगी है और चिप्स का पैकेट खा ले, मामा प्यास लगी है और तू कोला पी ले। बात ये है कि अगर हम अपने आप को इस चीज से, बच्चों की आदतें खुद हमने खराब की हैं, क्योंकि पहले माएँ क्या करती थी, हाय मेरे पुत्र को भूख लगी है, चलो देसी घी का पराठा बना के उसको खिला दिया, या कोई रोल, मतलब घर पे ही बनी हुई चीजें। बिल्कुल। अब हर चीज ऐसे मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है, तो मिल लोग भी जाती है, लेकिन मैं बताऊं कि हमारे दौर की माएँ हमने अच्छी देख ली हैं। अब थोड़ी ना क्या कहेंगे, डिफरेंट माएँ आना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया अच्छा, वाली। 2 किस्म की माएँ हाँ। एक जो बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि मतलब हर चीज को इतना होम्योपैथिक बना देती हैं कि बच्चा जो है उसका अपनी इम्यून सिस्टम ही नहीं बनता। Yes. या दूसरी एक्सट्रीम बिल्कुल है करती कि कुछ चिप्स नहीं दे है। दो, नगेट्स दे दो। अच्छा, मैं ऐसे बच्चे भी आजकल देख रही हूँ जो जिनको कहो कि बेटा क्या खा रहे हो, चावल, सफेद चावल प्लेन खा रहे होंगे, तो बेटा बच्चे को भूसा खिला देखिए दो। आजकल के बच्चे ना ये आलू गोश्त टाइप चीजें, फ्रूट्स, ये क्यों नहीं खा रहे, मुझे समझ नहीं आती। हाय, मुझे तो इतना फनी लगता था हमजा को जब कोई पूछता था ना, जब छोटा था, मैं सदके जाऊं क्या खाएगा, टिंडे गोश्त। हाँ। इतना सा ना वो छोटू सा डंगर जैसा कहता था, टिंडे में टिंडा गोश्त। टिंडे गोश्त खाओ। तो उसको मतलब क्योंकि उसको आदत ही उस चीज की थी। वही ना शुरू से। बट यू बिल्कुल नो सही। ये अगर बचपन में जो आदत डलेगी वही आगे जाके आपको बिल्कुल। फायदे में Exactly, लेके बिल्कुल आएगी। ठीक है। वरना फिर हमारी तरह अपनी रूहों को मार के अपनी, देखो निहारियां पाए वगैरह डेली खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन तुम कैसे मैनेज करते हो? यूर अ फूड ब्लॉगर, तो हर रोज देखिए मैं आसमान ही उड़ जाता। मैं बताता हूँ ये तो आपको। देखिए हर मैं वक्त बताता सुबह हूँ दोपहर शाम इसकी वीडियोस खाने मैं बताता हूँ आपको। पता होता क्या है एक्चुअली, अगर आप फूड ब्लॉगर हैं तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है द क्वांटिटी ऑफ, आपकी बात Yes. तो क्वांटिटी मैटर। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम बिरयानी फुल प्लेट कब खाई थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने लास्ट टाइम पूरा कुलचा या नान कब खाया था। मैं खाता हूँ क्वार्टर, ज़्यादा नहीं। हाँ, आप अगर कोई फूड का हो रहा है कि मैंने खाना है तो ग्रेवीज को वैसे चम्मच से खा लो, सैलेड साथ में ऐड कर लो, योगर्ट ऐड कर लो। भाई सैलेड तो बेहतरीन हल है, हाँ बिल्कुल हर सही। प्रॉब्लम का हल। और करना उसमें पड़ता अगर आपको वो फीकी और मतलब नो टेस्ट आता है, तो उसका तरीका है कि आप उसमें मसाला वगैरह, हाँ, लीमू, लीमू। चाट मसाला, इस टाइप की चीजें, थोड़ा सा सॉसेज ऐड कर लें, Exactly, बहुत यमी सैलेड बन जाता है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा आर्टिस्ट के बारे में बातें करें, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी क्रिटिक हमेशा बड़ी अम्यूजिंग होती है। मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो बातें भी वो मेरी अपनी जैजी मर्जी। कहने जा रहे हैं ये इनकी अपनी राय है और इसका इल्ज़ाम भी इन्हीं को मिलना चाहिए। अच्छा, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टॉप मेल एक्टर्स फर्स्ट। देखिए मैं पहले एक बात करना चाहता हूँ कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, बहरीन में रहता हूँ ज़्यादा। मैंने एक बात नोट की है कि हमारे पाकिस्तानी स्टार्स, आप समेत, दे आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू ट्रू फैक्ट्स। क्योंकि बाहर पाकिस्तानियत आप जुग्गन काजिम का नाम लिखें एंड यू विल गेट द ट्रू फैक्ट्स कि नहीं शी नहीं, इज वो तो पॉपुलर। बिल्कुल भी ना डालें। अच्छा, बट चलिए ठीक है, ट्रू फैक्ट्स लेकिन मैं बताऊं आपको कि हमारे ड्रामे बहुत देखे जाते हैं और मैं पता है ना आपको डेली के 12 ड्रामे देखता हूँ, मेजर 4 चैनल्स के। हाँ, बिकॉज बेसिकली ही इज वेरी वेला। लेकिन बात यह है कि अगर हम मेल एक्टर्स की बात करें मेल तो पे आ रहे हैं एक पहले हम, ठीक मेल है। एक्टर जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी है और काम तो कुछ अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5। हाँ। एक नाम कर लें। ये टॉप 5 वो हैं जो सेलेबल हैं, जिनके ड्रामों के बहुत मिलियंस में व्यूज गए हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और जिनको लोग लेना चाहते हैं ड्रामों में। नंबर 5 से स्टार्ट करें। नंबर 5 से start ओके, जुनैद खान, आपने भी काम किया उनके साथ, बिल्कुल। हाउ वाज एक्सपीरियंस? वेरी गुड, मतलब ही इज अ वेरी गुड एंड कंफर्टेबल आर्टिस्ट टू वर्क विद। हाँ, उनकी पर्सोना ऐसी है, अ वेरी फ्रेंडली गाय, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सिंगर तो बहुत अच्छे थे ही थे, अब एक्टिंग में भी उन्होंने बहुत नाम कमा लिया है और लोग कहते हैं उनके बारे में कि ही इज द बेस्ट को स्टार। हाँ। बहुत वो सपोर्टिव हैं। बहुत सपोर्टिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग, आपके साथ ना बहुत ताउन के साथ चलते हैं। Exactly. होता ही है कि मेल आर्टिस्ट का भी ना वो वाला, पहले होता था कि लड़कियां जरा मूडी और वो होती थी, अब मेल आर्टिस्ट भी इतना ज्यादा आपको तंग करते हैं कि कभी कभी बंदा कहता है कि यार तू कर ले। हाँ, सो द पॉइंट इज, जुनैद की ये बात जरूर है कि ही इज अ ड्रीम टू वर्क विद एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स भी बड़ी तारीफ करते हैं। एग्जैक्टली। 4th पे टाई है हमारे ऐसे एक्टर जो कि हर दूसरे ड्रामे में काम कर रहे हैं, एंड दैट इज समी खान।
अच्छा, समी इज माय फेवरेट एक्टर Really? एंड माय फेवरेट को-होस्ट। हमने रमजान ट्रांसमिशन लास्ट ईयर साथ की यार। yes, मैं yes. बड़ी ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव, हम्बल, डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैंने अभी हमने उनके जुनैद साथ की तारीफ की ना, मैं मेरा आपको, हाँ ही इज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। काम तो चलो उसका अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो उसको इतनी कामयाबी दी है समी को, वो इसीलिए दी है क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छा है। और आपने जो दूसरा नाम साथ दिया है वो भी एक आला तरीन ह्यूमन बीइंग है, इमरान अब्बास। समी इमरान इमरान थोड़ा अब्बास चूजी हो गया, दुदारा एक लेवल हो गया उनका, अचीव कर लिया है, लेकिन स्टिल इमरान अब्बास इज अ ग्रेट फ्रेंड आल्सो ऑफ माइन सिंस इयर्स नाउ। और इमरान अब्बास ने ना अपना ये लेवल अपनी हार्ड वर्क से अचीव किया है। और पता है वो वाला बंदा है कि आपको फ़ोन करके कोई चीज़ अच्छी देखेगा, कुछ करेगा, फ़ोन करके आपको कहेगा कि यार जुगन, मैं तुम्हारी फलां चीज़ देखी थी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, Yeah. आई एम सो प्राउड टू से यू आर माई फ्रेंड। देखिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है कि आपके ही बरादरी के, आपके ही कॉलीग्स आपको थोड़ी सी आपकी हौसला अफजाई करें। और इमरान अब्बास क्या इंसान है यार, बिल्कुल सही है। तो इमरान लेकिन ड्रामे कम कर रहे हैं बिकॉज ही इज वेरी चूजी। और उनका अच्छा है, मतलब आई थिंक अच्छी कि हर बात है, बंदे को अच्छी अपने बात है। मिजाज के हिसाब से काम करना चाहिए। नंबर 3 पे वो एंग्री यंग मैन है जो आजकल तो वैसे गायब हैं, एक ड्रामा उनका आने वाला है, लेकिन जितने भी ड्रामे किए और लेटली ही हैज बीन अ वायरल सुपर हिट। और ये कपल भी हैं ऑब्वियसली, दानिश तैमूर। क्या कहती हैं आप उनके बारे में? आई थिंक ग्रेट एक्टर, गुड लुकिंग, ही इज अ गुड एक्टर। पर्सनली हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया साथ, बट आई मीन यू आर राइट, ही इज अ वायरल आर्टिस्ट। वायरल आर्टिस्ट, जो काम किया लेवल किया और मतलब क्लास है। नंबर 2 पे वो नाम है जो ड्रामों की दुनिया, अच्छा हम ड्रामों की बात कर रहे हैं इस वक्त ज्यादातर व्यूअर्स, क्योंकि बात ये कि फिल्म एक्टर्स में जाते हैं तो फिर ऑफ कोर्स और भी बहुत है, तो हम ड्रामों की अभी बात करें। बट अगर हम फिल्म की बात करें या ड्रामे की बात करें तो दोनों में ही हैज बीन नंबर 1 फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अब किसी ने उनकी जगह ले लिया, लेकिन अभी हुमायूं सईद की हम बात करें। यस, पता है मैं समझता नहीं हूँ कि ये बंदा क्या है, बट एन एक्सप्रेशन। और एज लगता है रुक गई उन पे आके, ये स्टॉप बिकॉज एजिंग। क्योंकि क्या आपकी मतलब जो ड्रामे किए और जो आप अच्छा हुमायूं का मैं एक बात कहूँगी, हाँ। हुमायूं पहले अपना क्योंकि ख्याल नहीं रखता था, ही वो कुछ केयरलेस से थे ना, मतलब उस वक्त इतना ट्रेंड भी नहीं था कि ज्यादा एक्सरसाइज और ये वो व्हाटएवर। हुमायूं जब से कॉन्शियस हुआ है ना, तो वो उस वक्त मतलब 15 साल पहले जो लगते थे उससे ज्यादा जवान लग रहे हैं। हाँ। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अपना ख्याल रखने से और थोड़ा सा एफर्ट करने से। कौन सा लड़के जाके डेंटिंग पेंटिंग करा रहे होते हैं, एक्सरसाइज ही करते हैं ना, और थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं। और देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने से उम्र आपकी आधी लगनी शुरू हो जाती है। Exactly. लेकिन नाजरीन जिसकी हम बात करने जाए नंबर 1 पे, ये लड़का एक कॉम्बो है, तहलका मचा दिया इसने। कौन है? बता रहे हैं जी, यार हम सब तुम्हें नहीं गेस पता? कर चुके होंगे अब तक तो। Who do you think would be number 1? किसका नाम आजकल एक ही नाम सेकंड, चल रहा है। किसका नाम हर बंदे की जुबान पे है? अच्छा वहाज। Oh my God. बिल्कुल मैंने वहाज को देखा है यहाँ से यहाँ जाते हुए। बिल्कुल। I actually हमारे पास PTV पे भी at one point he came and worked with us for Really? you know एक शो पे he was helping us out। इतना humble, इतना प्यारा इंसान, and the beauty of him is कि अब इतनी कामयाबी के बाद भी उतनी ही हम्बलनेस, उतनी ही Exactly. पोलाइटनेस, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ मिलता है। देखो सामने बिठा के तारीफ करना आसान है, हमने पीठ पीछे इन लोगों की बात करनी है जो जेन्युइनली। बिल्कुल। और बाय द वे ये वाहिद नाम नहीं है, यू नो एहसन खान भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन करंटली जिनको हम जिनकी ट्रैजेक्टरी बहुत ऑब्वियस देख रहे हैं आजकल, हम उस पॉइंट ऑफ ये व्यू आपने से बात शानदार करें। बात की, मैं ये बात क्योंकि देखो एहसन इज अ फ्रेंड एंड वी लव हिम, बट इस वक्त जिनका ज्यादा ट्रेंडिंग में है ये लोग, ट्रेंडिंग में आ रहे हैं और जिनके हमने वो ऑनलाइन स्टैट्स वगैरह देखे, उस हिसाब से ऑब्वियसली ये हम अपना एक परसेप्शन शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहाज जो है ना, हमारी अदनान फील्ड सिद्दीकी में हो गया, level, एहसन हो गया, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं आर्टिस्ट यहाँ हैं। लोग। हमारी फील्ड में अगर देखा जाए, किसी भी फील्ड में हमारे यहाँ ये फ़ौरन से टीच करना शुरू कर दिया जाता है कि यार इतना हम्बल नहीं रहना, इतनी मीठी ज़ुबान नहीं यूज़ करनी, वरना अगला आपको किसी खाते में नहीं लिखेगा। तो लोग आते ही ना फ़ौरन टेंट्रम्स, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को माजी से उठा के देखें या आज भी, उसमें गुर जो उसका है वो यही है कि वो हम्बल इंसान है, इसीलिए वो आगे बढ़ता जा रहा है और आज ही आपको ऊपर तक लेके जाती है। मतलब आपकी जो सक्सेस है वो कहीं और से आ रही है, आपके एटीट्यूड पे या लोगों के एटीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन लोगों को ये बात बड़ी देर से और बड़ी मुश्किल से समझ आती है। लेकिन हुआ यही है रिसेंटली कि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो 3 से 4 मिलियन ऊपर गए हैं एक ड्रामे के बाद। और
ये हार्ड वर्क पेज द थिंग्स, अच्छी बात है। बिल्कुल। और इसी नोट पे हम ब्रेक की तरफ Yeah. जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉप फीमेल एक्टर्स की भी हम बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स काशा ने बहुत ही वायरल किस्म की मिमिक्री की है, तो हम वो भी इनसे करवाएंगे अगर आप माइंड ना करें, इफ दैट्स ओके। नौकरी करा लो। नौकर की तो नखरा की। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, जब दोस्त मिल बैठते हैं तो बड़ी ही नॉन सीरियस गुफ्तगू होती है, लेकिन इस सब के दौरान कोफ्ते जरूर तैयार हो। कोफ्ते माय फेवरेट, यू नो, आई लव इट। बिकॉज यू नो हम भी कुछ कोफ्ते जैसे ही हैं। क्यों, ये किसी और दिन डिस्कस अच्छा, करेंगे। डिस्कस करें। हम वो कोफ्ते हैं जिनसे कुछ अरसे के बाद कोफ्त होना शुरू हो जाती है, लेकिन Nice. वो कोफ्त होनी शुरू हो जाती है और हैजा भी हो सकता है, लेकिन खाने ये वाला कोफ्ते जो बहुत कोफ्ता अच्छे है, हैं। हाँ, उससे आपका कभी कोफ्त नहीं आप यू ऑल डन? जी, कोफ्ते तैयार हैं और खीरे भी कट गए। एक हीरे भी तैयार है। थैंक यू सो मच। भाई आज आप ही जो है वो कश्मीर का आज़ाद कश्मीर का के खीरे लेके आई थी, और हम इतने सरप्राइज थे कि काफ़ी बड़े और मतलब वो जो कहते हैं ना फ्रेश, और उनसे एक खुशबू भी आ रही थी। वही तो चीज़ है ना कि फ्रेश चीज़ की फिर अपनी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो नॉर्मल फार्मिंग के थ्रू। और देखें खीरा जो है वो मेरे ख्याल में डाइट के लिए, हेल्थ के लिए टॉप नॉच है। बिल्कुल। अच्छा, आ जाते हैं अपनी एक्ट्रेसेस की तरफ, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले कुछ हो जाए। आपने कुछ बहुत खूबसूरत सी मिमिक्री की थी। किसकी? बुशरा अंसारी साहिबा की भी की थी, अच्छा, मैं और आपको- आपने फिर मीरा जी की भी की थी। मैं आपको बताऊं जुगन, मैं स्टार्ट लिया मैंने वॉइस ओवर से, डबिंग से, और उसके बाद मैं आ गई वॉइस ओवर्स में, चैनल आईडीज वगैरह। फिर मुझे एक शो में बिठा दिया गया डिफरेंट गेटअप्स के साथ, सिंगिंग और सब कुछ। फिर ड्रामाज वाली साइड पे आ गई। अभी ये एशिया कप शुरू हुआ तो एक चैनल पे मुझे मिमिक्री करने में ना, जैसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती आपको कर दिया गया कि एक बने। तो आई डोंट नो कि ये भी था टैलेंट और खुद ब खुद एक्सप्लोर हो गया, लेकिन वो बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो अभी कल रिसेंटली मैंने किया है बुशरा अंसारी साहिबा का। बताओ बताओ बताओ। अरे अब वो उसके लिए गेटअप प्रॉपर चाहिए, लेकिन बातें करती जुगन, तुम भी ना बहुत बातें करती हो। आई लव बुशरा जी, एंड शी इज मिमिक्री क्वीन Yeah, herself. yeah, yeah. अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, और मीरा जी? उसके लिए तो सबसे पहले मुझे ग्लासेस चाहिए। जुगन, जब तुम्हारे पास प्रॉप्स ना हो तो मुझे मत बुलाया करो, यू नो, फिर मुझे शैम होती है बाहर। बहुत आला। क्या बात है, क्या बात है। देखिए बहुत व्यूअर्स, आला। हमारा पॉइंट ये होता है कि मिमिक्री भी करें तो अगले की इंसल्ट नहीं हमने करनी। हाँ। सिर्फ आपने अगले की तरह बन के दिखाना है, और- बिकॉज ये हमारे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं और ये इनकी इज्जत सर आंखों पे है। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि हर चीज करने का एक तरीका होता है। Yeah, आशा yeah, जी, exactly. पे रिगार्ड्स एंड ऑलवेज शो रिस्पेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, जो मुझे लगता है कि हमारी डमी बनाएगी। मेरा मानना यह है कि आप कुछ हैं तो आपको कॉपी या फॉलो किया अच्छा, जा मेरा रहा है। मजाक ये बड़ा मेरा puzzle- मजाक उड़ा। जिसका जमाने ने मजाक उड़ाया उसका मैं मजाक क्यों उड़ाऊं? ओह माय गॉड। अरे वाह। यार, इतनी डिफरेंट चीजें कर करके ऐसे भरे भरे डायलॉग्स आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे। बिस्ते जमाना जो अच्छा, गनकारी। it was just- I met this girl about 2.5 years back. It's such amazing. ये गवाह है इस बात की, इनको मैंने देखते ही कहा था दैट पिज्जा शॉप पे कि आप क्या हैं, आप लेवल हैं। और है भी Thank बिल्कुल you सही बिकॉज बात है। आई टेल यू वन थिंग आकाशा, गा सब लेते हैं, हाँ, ट्यूनर भी लगा के गा लेते हैं, इंसान बड़े कम अच्छे बन पाते Thank हैं। you so एंड दैट्स द थिंग वी लव अबाउट यू, और ये Thank you. मानने वाली बात है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, वैसे तो हमने टॉप फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करनी थी, जी। लेकिन टॉप 5 मेल एक्ट्रेसेस का नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी। तो मैं क्लियर कर दूं कि ये फीमेल एक्ट्रेसेस है, ये मेल एक्ट्रेसेस Exactly, मेल exactly. एक्ट्रेस। फीमेल अब एक्ट्रेस। तो खैर कुछ भी हो सकता है, जेंडर इज सो बिकम सो फ्लूइड, लेकिन बात करते हैं। जनाब- अच्छा, हाँ। मोस्ट आजकल टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट की बात यस करते हैं यस female। एग्जैक्टली। ठीक है। टॉक्ड अबाउट नंबर 5 पे टाई है दो लड़कियों में। एक तो दो बहनें हैं, आप जानती हैं, उर्वा और मावरा। हमने चूज किया है मावरा हुसैन को। मावरा, अगर आपकी शो उर्वा देख की भी कुछ रही कम चीजें कम देखने चीजें को आ रही हैं, मिल बिकॉज रही हैं। नाउ शी हैज गॉन टू बैक साइड ऑफ द टीवी। मतलब उस पे ना, बिकॉज देखती हैं वो, मतलब शी द प्रोड्यूसर मेनली, वो उस तरह फिर फ्रंट मावरा स्क्रीन की पे नहीं एक आ और रही चीज़ हैं। है कि शी डज वर्सेटाइल एंड डिफरेंट थिंग्स। या अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल उनका ड्रामा चल रहा है जिसमें वो क्या एक्टिंग कर दी आपने, मावरा, थम्स अप।
अच्छा, and Neelam Munir as well. नीलम मुनीर अच्छा, Neelam was very viral for a while, but now less so. पता है मेरा मैं क्या कहूँ, लेकिन नीलम प्यारी बहुत है, लेकिन उनको ना अपने आप को थोड़ा कैरी करना नहीं आ रहा। इन द देखिए मायरा खान भी इनके साथ ही आई थी। बिल्कुल सही आज कह मायरा खान आप जानती हैं कि वो कहाँ कहाँ से स्टैंड कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, हानिया आमिर. Hania is one of my favorite actors, one of my favorite people. She's bubbly, she's full of life, she's amazing and she's unapologetic. और जो वो ड्रामे है वो किए, है. जो ड्रामे भी किए, बहुत नेचुरल, प्यारे भी बहुत है ना, सब मसला ही है। प्यारी बहुत है, प्यारी बहुत है। तो चीज़ें वायरल हो ही जाती है। शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। अच्छा, I want to talk about सज्जल अली now. At one point, जो हमारी नंबर 2 पे आर्टिस्ट हैं, उनसे भी ज़्यादा टॉप पे, नंबर 1 पे सज्जल जा रही थी, बट सज्जल ने बहुत लिमिटेड काम करना शुरू कर अच्छा, दिया। शादी का ब्रेक आया एंड देन व्हेन शी रिपेल्ड बैक टू द शोबिज, तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस, ब्लॉकबस्टर सक्सेस नहीं मिल पा रही पोस्ट मैरिज। पोस्ट मैरिज, बिकॉज़ प्री मैरिज पहले तो बहुत ब्लॉकबस्टर, तो मतलब जिसने जो काम ड्रामा बनाना होता था सबसे टॉप पे सज्जल का नाम होता था, चाहे वो रोल में फिट हो या ना हो। एग्जैक्टली। बट मैंने ये भी सुना है कि सज्जल बहुत ज्यादा अब चूजी भी और हो गई, पहले से भी ज्यादा चूजी हो गई कि मैंने हर चीज नहीं करनी। भाई बात वही है व्यूअर्स, अगर आपने एक ड्रामे से वो पैसे बना लेने हैं और आपको क्वालिटी भी वो वाली मिल रही है जो आपको 3 में भी नहीं मिल रही, तो बेहतर नहीं है कि आप एक प्रॉपर चीज कर लें। बिल्कुल ठीक। आई बिलीव इन दिस मेंटालिटी बाय द वे। अब मैं ड्रामे अगर कर रही हूँ तो एक टाइम पे कर रही हूँ, मैंने 10 प्रोजेक्ट्स अच्छा, मैं आपकी तरह बात करना चाहूंगा। नहीं, मेरी बात नहीं अच्छे ड्रामे कर रही हैं आप आजकल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सज्जल अली हो गई, अब युमना ज़ैदी। ओह माय गॉड, अगेन युमना, क्या हर नाम ले बंदा लिया युमना आपने। की बात कर। यस, युमना आप क्या हैं? आप उकाशा से पूछते हैं क्योंकि युमना उकाशा का कभी आप हमें नहीं, बताएं ना उकाशा कभी युमना हमें पता नहीं अभी चलता। जैसे ये बात हो रही थी सज्जल की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी हमेशा एक्टिंग में। आयजा भी अच्छा, लेकिन स्टिल बेशक वो कम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या आयजा को आप नंबर 1 करें, बट सज्जल मुझे ऊपर लगती हैं एक्टिंग में। लेकिन युमना की अगर बात करें, वही बात आ जाती है, एक होती है एक्टिंग और एक होती है नेचुरल एक्टिंग, और जिसमें घुसा दिया वैसा ही बन गया। एग्जैक्टली। और युमना का बिल्कुल आपको महसूस नहीं होता कि वो जरा सा भी कुछ प्रिटेंड कर रही है या एक्ट कर रही है। बहुत आला। शी इज अ वेरी नेचुरल। अच्छा, फिर सम टाइम ना आपके और साथ सज्जल भी बहुत नेचुरल एक्टर है, ये दोनों बहुत। अच्छा, लेकिन एक बात है कि युमना ने ना बहुत मुश्किल रोल्स एक्सेप्ट किए हमेशा, डिफरेंट और डिफरेंट। चैलेंजिंग। याद हो आपको जितने भी रोल देखते हैं आप? क्योंकि युमना ने अपनी लुक्स के ऊपर नहीं डिपेंड किया, नहीं, युमना ने बिल्कुल। अपनी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड किया। बिल्कुल। अच्छा, एंड फाइनली आयजा खान। अब देखिए, आई ऑल्सो टेंड टू फील कि हमारी लिस्ट में थोड़ा सा आगे पीछे होना Yes. चाहिए था। आई लेकिन- फील लेकिन लाइक टॉप मैं आता हूँ। युमना, फिर सज्जल, फिर आयजा, नहीं, या हानिया, फिर ये सोच है आपकी। अच्छा, क्यों ये मेरी जिनका नाम सोच? नंबर ये 1, आपने लिस्टें दी हैं इसलिए। मैंने लिस्टें बड़ा होमवर्क करके दी हैं। देखिए नंबर 1 पे जो आयजा खान है ना, इस वक्त प्रोड्यूसर्स की टॉप रेटिंग पे जो जा रही हैं वो नहीं, आयजा बट दैट्स खान। आल्सो बिकॉज उनकी ऑनलाइन फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, अब व्यूअर्स पे भी तो डिपेंड करता है ना। अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो ऑब्वियसली फिर आप प्रोड्यूसर की भी फेवरेट होंगे, बिकॉज अब ड्रामा सिर्फ टीवी पे तो देखा नहीं जाता। बिल्कुल। सारे जो हैं वो उसी चैनल के यूट्यूब के ऊपर सारे ड्रामे देखते हैं। लेकिन एक बात, द मोस्ट सेलेबल टॉप पेड एक्ट्रेस पर एपिसोड या जो भी होता है, आयजा खान। सो Wonderful. दैट्स व्हाई शी इज नंबर 1। अच्छा, जल्दी से मैं एक नाम लूंगी, आपने मेल या फीमेल आर्टिस्ट का नाम ला लें जो जहन में आता है। ओह माय गॉड, याद बताया दोनों के लिए ये नाजुक, नाजुक सज्जल, नहीं No. अच्छा लड़के वो नाजुक नहीं है, इतनी ज्यादा वो नहीं है। उर्वा। सबूर, नाइस। अच्छा, ओके फाइन। सही है। फनी फनी एक्ट्रेसेस की बात करें ना, एक्टर, मेल या पुराने में फीमेल, बात करेंगे, अभी नई वाली में बात करेंगे। जिस मर्जी की बात करो। फनी एहसन खान, ऐसा बहुत फनी है। बुशरान सारी आपा। बुशरा अंसारी, प्योर हार्ट, इमरान अब्बास, नो डाउट। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली बाजी, ब्लंट, मुंह फट, ब्लंट मुंह पर असफर रहमान। ओ माय गॉड असफर, आप तो माशाल्लाह से लेवल। मेरे ज़हन में कोई आ नहीं रहा अभी। असफर रहमान बहुत सच बोल। गुस्से वाला या वाली, उससे वाला ऐसा मुझे नजर नहीं आया अभी तक वैसे। एंग्री यंग एंड नॉट सो यंग पर्संस। लगने में आई थिंक फवाद खान या गौहर, लगने में। लगने में एंग्री, बट जबकि बहुत ही वार्म और स्वीट लोग हैं। अब तो फवाद का मतलब लेवल बहुत डिफरेंट हो गया, बिकॉज नाउ इज वेरी डाउन टू अर्थ हो गया। लड़ाका, नहीं, अच्छा हाँ, लड़ाका। मुझे ये नहीं बताया पहले आपने, मैंने थोड़ा होमवर्क करके आता मैं इस पे, क्योंकि मतलब ना काफी लोग हैं ना ऐसे जो लड़ाके हैं। अच्छा, काइंड,
काइंड तो बहुत सारे हैं। अस्मा आपी, बुशरा आपी। Oh my God, yes, बुशरा आपी तो yes, काइंड है, बिल्कुल। अस्मा आपी में इतना प्यार है। अच्छा एक नाम, मायरा खान। मायरा खान, Very kind. काइंड, डिसेंट भी फिर वही बहुत है। decent है। डिसेंट भी वही है। अच्छा मैं एक नाम ले लूँ, अभी वो ड्रामा में काम नहीं, दोनों गर्ल्स कर रही, मायरा खान और महविश हयात। इनको इसलिए लेके आया बिकॉज ये फिल्में कर रही हैं, ज़्यादा ड्रामे में काम नहीं करते। मगरूर। मगरूर, मगरूर मैं किसका नाम लूँ इस स्टेज पे? मगरूर हमारे पास लिस्ट में क्या क्या है? नहीं, मैंने अपने नाम, मैंने खुद ही आपको पूछा। हाँ, हम खुद ही मगरूर बता भी। रहे हैं अच्छा, आपको। क्लेवर कौन है सबसे इंटेलिजेंट? आई थिंक इंटेलिजेंट इज आयजा खान। आई से हुमायूं सईद, बिकॉज आप ये देखें कि उन्होंने अपनी बिजनेस भी साइमल्टेनियसली चलाई है एज अ Yes. प्रोड्यूसर और अपने प्रोडक्शन हाउसेस भी, फहद और उसके मुस्तफा साथ क्या साथ कहती हैं एक्टिंग। आप? फहद फहद मुस्तफा। मुस्तफा, Very, ब्रिलियंट, very क्लेवर clever. बिजनेस पीपल। और अगर एलिगेंट की बात करें तो मेरे ज़हन में हमेशा से नुमान एजाज सर। हाँ एलिगेंट, बिल्कुल सही कहा। मतलब एलिगेंट उनके लिए, वैसे तो ज्यादा एलिगेंट भी और ख़वातीन के मुफट भी हैं बाय द वे। अच्छा मैं एक बात नोमी भाई ने करूँगा, जो कहना होता है वो कह देते हैं। हाँ। अभी जो हाल ही में एक मिनी सीरीज आई जिसमें आप और सरमत थे, मुबारक हो आपको। थैंक यू। बड़ा कंपोज वो थी बड़ा आप उस ड्रामे में। डिफरेंट सा, मतलब हाँ। एक गुनाह टिपिकल में ड्रामा आप साइड। हाँ, वेरी कंपोज्ड। बट खैर वो तो मेरे काम तो छोड़ें, चलता जो रहे। इम्पोर्टेंट काम है नहीं, की अब बात आपकी करें। देखिए। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में आजकल क्या हो रहा है? क्योंकि मैंने ख्वाहिश सॉन्ग सुनने। देखिए मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं आजकल बहरीन में हूँ और डॉक्टरी हो रही, लेकिन इतना शौक है शोबिस का क्योंकि आई कांट डिस्कनेक्ट, तो मैंने अपने घर में पूरा एक इक्विपमेंट सेटअप कर लिया है स्टूडियोज़ का, तो वहाँ से मेरे शो लाइव पाकिस्तान में, बिकॉज देखिए पाकिस्तान इज़ फर्स्ट। पाकिस्तान इज फर्स्ट। व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग एशिया कप शो जो लाइव चल रहा है, उसमें डेली कोई डमी बन के बैठती हूँ, उसके अलावा एक कॉमेडी शो कर रही हूँ, उसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स एंड ड्रामास। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू माय डार्लिंग। Thank you. इसी नोट पे क्या सुना के शो को क्लोज करोगे? आप दिल की अंजुमन में वाह। हुस्न बनकर हाय हाय हाय, चलो आ जाओ अंजुमन। बहुत आला।